to Pakistan's fragile economy, which is facing a fresh setback. पाकिस्तान लंबे समय से इसी संकट का सामना कर रहा है। लेकिन हर बार जब दुनिया को लगता है कि अब पाकिस्तान की कहानी समाप्त होने वाली है, 2022 और 2023 का समय पाकिस्तान के आधुनिक आर्थिक इतिहास के सबसे कठिन समयों में से एक। पाकिस्तानी रुपया कमजोर हो रहा था, महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, IMF के साथ बातचीत चल रही थी और आम आदमी की जिंदगी हर महीने थोड़ी और कठिन होती जा रही थी। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे, कहीं सब्सिडी वाला आटा बांटा जा रहा था, कहीं भीड़ बेकाबू हो रही थी, कहीं पुलिस व्यवस्था संभाल रही थी लोगों को। भारत में बैठे बहुत से लोगों को उस वक्त लगा कि बस अब पाकिस्तान खत्म। क्या कहा? पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? अगर दक्षिण एशिया की राजनीति और जियोपॉलिटिक्स को आपने पिछले कुछ सालों से भी फॉलो किया है तो ये वाक्य आपने दर्जनों नहीं सैकड़ों बार सुना होगा। कभी टीवी डिबेट में, कभी अखबारों में, कभी यूट्यूब वीडियोस में और कभी सोशल मीडिया पर। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के बारे में एक स्थायी भविष्यवाणी हमेशा से मौजूद रही है कि बस अब ये देश ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह भविष्यवाणी नहीं है। ये केवल 2022 की आर्थिक मंदी के बाद शुरू नहीं हुई, ये केवल IMF के कर्जों के बाद शुरू नहीं हुई, बल्कि पिछले कई दशकों से लोग पाकिस्तान के बारे में यही कहते आ रहे हैं। कभी उसकी राजनीति को देखकर, कभी उसकी अर्थव्यवस्था को देखकर, कभी आतंकवाद को देखकर, तो कभी उसके कर्ज को देखकर। लेकिन हर बार जब दुनिया को लगता है कि अब पाकिस्तान की कहानी समाप्त होने वाली है, तब किसी ना किसी तरह से वो देश अगला अध्याय लिख देता है। पाकिस्तान को समझना केवल एक पड़ोसी देश को समझना नहीं है। पाकिस्तान को समझना दरअसल उस पूरी व्यवस्था को समझना है जो दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, चीन, अमेरिका और मध्य पूर्व को एक दूसरे से जोड़ती है। इससे पहले कि हम ये समझें कि पाकिस्तान बार बार संकटों से निकल कैसे जाता है, हमें ये समझना होगा कि आज पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति आखिर है क्या। भारत में अक्सर पाकिस्तान की दो तस्वीरें दिखाई जाती हैं। पहली तस्वीर कहती है कि पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और किसी भी दिन टूट सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर कहती है कि सब कुछ सामान्य है, संकट केवल मीडिया की कल्पना मात्र चीज है। सच्चाई हमेशा की तरह इन दोनों के बीच में कहीं खड़ी है। अगर आप आज कराची, लाहौर, पेशावर या फैसलाबाद के किसी मध्यम वर्गीय परिवार से बात करेंगे तो संभव है कि वो सबसे पहले भारत, अमेरिका या चीन की बात ना करे। वो आपको बिजली के बिलों के बारे में बताएगा, वो बताएगा कि रसोई का खर्च किस तरह से बढ़ गया है, वो बताएगा कि पहले जो चीजें आसानी से खरीदी जा सकती थी अब उनके लिए 2 बार सोचना पड़ता है। किसी भी देश की असली हालत उसकी रसोई से समझी जाती है और पाकिस्तान की रसोई पिछले कुछ सालों में बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। 2022 और 2023 का समय पाकिस्तान के आधुनिक आर्थिक इतिहास के सबसे कठिन समयों में से एक था। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा था, पाकिस्तानी रुपया कमजोर हो रहा था, महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, IMF के साथ बातचीत चल रही थी और आम आदमी की जिंदगी हर महीने थोड़ी और कठिन होती जा रही थी। उस समय सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हुई वे किसी युद्ध की नहीं थी, वे आटे की कतारों की तस्वीरें थी। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे, कहीं सब्सिडी वाला आटा बांटा जा रहा था, कहीं भीड़ बेकाबू हो रही थी, कहीं पुलिस व्यवस्था संभाल रही थी लोगों को। दुनिया के लिए ये केवल एक खबर थी, लेकिन पाकिस्तान के लाखों लोगों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी थी। भारत में बैठे बहुत से लोगों को उस वक्त लगा कि बस अब पाकिस्तान खत्म। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा था। दरअसल अगर इतिहास को ध्यान से देखें तो पाकिस्तान की पूरी कहानी ही संकटों के बीच जीवित रहने की कहानी है। 1947 में पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में पैदा हुआ। उसके सामने प्रशासनिक चुनौतियां थीं, आर्थिक संसाधनों की कमी थी, संस्थाएं बनानी थी, लाखों शरणार्थियों को बसाना था, एक नई राष्ट्रीय पहचान बनानी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हालात भारत के लिए नहीं थे। भारत के लिए तो और भी मुश्किल हालात थे, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल बड़ा था और साथ ही साथ जनसंख्या भी ज्यादा थी। वो तो गनीमत है कि हमारे उस वक्त के नेता ईमानदार और देश प्रेमी थे, वरना हमारा भी आज वही हाल होता जो पाकिस्तान का है। खैर, 1947 में पाकिस्तान जैसे तैसे बच गया, लेकिन वहां के हुक्मरानों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने खुद को तरक्की की ओर ले जाने के बदले
युद्ध में ढकेलना शुरू कर दिया। 1948, 1965 और फिर 1971। अगर पाकिस्तान के इतिहास में कोई एक घटना है जिसने उसके अस्तित्व को सबसे ज्यादा चुनौती दी तो वो है 1971। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। देश अपनी लगभग आधी आबादी खो बैठा। राजनीतिक प्रतिष्ठा को भारी झटका लगा। दुनिया भर के विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान वास्तव में एक टिकाऊ राष्ट्र है भी? अगर आज किसी देश का आधा हिस्सा अलग हो जाए तो बहुत से लोग मान लेंगे कि वो देश लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी टिक गया। ऐसा माना जाने लगा कि 1971 के बाद पाकिस्तान का महत्व धीरे धीरे कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास ने कुछ और तय कर रखा था। 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ और अचानक पाकिस्तान फिर दुनिया की रणनीति के केंद्र में आ गया। जिस देश को कुछ लोग असफल बता रहे थे, वही देश अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा रणनीतियों का हिस्सा बन गया। यहीं से पाकिस्तान की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न दिखाई देने लगता है। हर बार जब दुनिया को लगता है कि पाकिस्तान अपना महत्व खो रहा है, कोई ना कोई वैश्विक घटना उसे फिर महत्वपूर्ण बना देती है। ये केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे एक गहरा कारण है। लेकिन उस कारण तक पहुंचने से पहले एक और मोड़ को समझना जरूरी है। 1998 भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया था। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी चागाई की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद प्रतिबंध लगे, आर्थिक दबाव बढ़ा, विदेशी निवेश प्रभावित हुए, लेकिन पाकिस्तान फिर बच गया। बल्कि एक मायने में उसका महत्व और बढ़ गया, क्योंकि अब वो केवल एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था नहीं थी, वो एक परमाणु शक्ति भी थी। और दुनिया परमाणु शक्तियों को अलग नजर से देखती है। यहीं से पाकिस्तान की स्थिरता केवल पाकिस्तान का मामला नहीं रही, वो वैश्विक सुरक्षा का विषय बन गई। फिर आया 2001, 9/11, पूरी दुनिया बदल गई और एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया के केंद्र में था। जिस देश को कुछ लोग असफल राज्य कह रहे थे, वही देश अमेरिका की अफगानिस्तान रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यानी पाकिस्तान की कहानी में एक अजीब पैटर्न था। संकट आता, दुनिया भविष्यवाणी करती, विश्लेषक चिंतित होते, मीडिया सुर्खियां बनाता और फिर पाकिस्तान किसी ना किसी तरह अगले संकट तक पहुंच जाता। 2022-23 का आर्थिक संकट केवल आर्थिक संकट नहीं था, वो एक परीक्षा थी और दुनिया यह देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस बार कहानी अलग होगी। लेकिन इस बार भी पाकिस्तान बच गया। सवाल है क्यों, कैसे? क्या केवल IMF की वजह से? क्या केवल चीन की वजह से? क्या केवल सऊदी अरब की वजह से? या फिर इसकी वजह कुछ और है? क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि उसका भूगोल हो? क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को समझने के लिए हमें उसके बजट से ज्यादा उसके नक्शे को देखना पड़े? क्योंकि दुनिया में कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी कीमत उनकी संपत्ति से नहीं बल्कि उनकी स्थिति से तय होती है, और शायद पाकिस्तान उन्हीं देशों में से एक है। पाकिस्तान की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था नहीं है, उसका भूगोल है। अगर आप किसी अर्थशास्त्री से पूछें कि किसी देश की ताकत क्या होती है, तो वो आपको GDP, उद्योग, निर्यात या निवेश की बातें बताएगा। अगर आप किसी सैन्य विशेषज्ञ से पूछे तो वो कहेगा सेना, हथियार, रक्षा क्षमता, ये सब बात करेगा। लेकिन अगर आप किसी जियोपॉलिटी पर ज्ञान रखने वाले से पूछें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो वो शायद केवल एक शब्द में कहेगा, भूगोल। यही वो शब्द है जिसने पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से प्रासंगिक बनाए रखा है। दुनिया का नक्शा खोलिए और पाकिस्तान को देखिए। उसके पूर्व में भारत है, उत्तर में चीन है, पश्चिम में ईरान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरब सागर। पहली नजर में यह केवल एक देश की भौगोलिक स्थिति लग सकती है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चौराहों में से एक है। ये वो जगह है जहां दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, चीन और मध्य पूर्व एक दूसरे को छू रहे हैं। पाकिस्तान को केवल एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा जाता, उसे एक भू राजनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान बार बार संकटों से बाहर निकल आता है। क्योंकि दुनिया में बहुत से गरीब देश हैं, बहुत से कर्ज में डूबे हुए देश हैं, बहुत से राजनीतिक रूप से अस्थिर देश हैं, लेकिन उन सब की लोकेशन पाकिस्तान जैसी नहीं है। यहीं से चीन की कहानी भी शुरू होती है। भारत में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर चीन पाकिस्तान में इतना पैसा क्यों लगा रहा है? अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है तो चीन अरबों डॉलर का निवेश कर क्यों रहा है? इसका जवाब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में है ही नहीं।
बल्कि उसके समुद्र तट पर मिलता है, ग्वादर। कुछ दशक पहले ये एक साधारण सा बंदरगाह था, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे चर्चित रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है। क्यों? क्योंकि चीन जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका व्यापार, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। चीन का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, विशेष रूप से मलक्का जो स्ट्रेट है उसके माध्यम से। लेकिन किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में यही मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। इस पर अलग से हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि आखिर पाकिस्तान सबको क्यों चाहिए। उसे भी जरूर देखिएगा, यहाँ आई बटन पे आपको मिल जाएगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे हम सीपेक कहते हैं, केवल सड़क और बिजली परियोजनाओं का समूह नहीं है। ये चीन की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच का हिस्सा है। इसलिए जब पाकिस्तान संकट में होता है तो चीन केवल एक निवेशक की तरह चिंतित नहीं होता है, वो एक रणनीतिक साझेदार की तरह चिंतित होता है। क्योंकि पाकिस्तान में अस्थिरता का मतलब केवल पाकिस्तान की समस्या नहीं है, उसका असर चीन की योजनाओं पर भी पड़ता है। लेकिन केवल चीन ही नहीं, अगर पाकिस्तान के इतिहास को ध्यान से देखें तो एक और महाशक्ति बार बार उसकी कहानी में दिखाई देता है, अमेरिका। आज भारत में बहुत से लोग अमेरिका और पाकिस्तान के पुराने संबंधों को भूल चुके हैं, लेकिन शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिर 1989 आया, सोवियत संघ अफगानिस्तान में घुस गया और अचानक पाकिस्तान अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया। उस समय अफगानिस्तान केवल अफगानिस्तान नहीं था, वो शीत युद्ध का युद्ध क्षेत्र बन चुका था और पाकिस्तान उस युद्ध क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी था। फिर आया 2001, 9/11 हुआ। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और एक बार फिर पाकिस्तान केंद्र में आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ बात दोस्ती की नहीं है, यहाँ बात आवश्यकता की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त नहीं होते, स्थायी हित होते। भारत रशिया, भारत अमेरिका के रिश्ते को ही देख लीजिए। और हाँ, कई बार अमेरिका के हितों ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण बनाए रखा है। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, दोनों देश कभी पूरी तरह से अलग नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान की कहानी केवल चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है, वो है खाड़ी के जो देश हैं वो। जब भी पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा, किसी न किसी रूप में सऊदी अरब, जब भी पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा, किसी न किसी रूप में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या अन्य खाड़ी देशों ने उसकी मदद की। कभी ऋण देकर, कभी निवेश करके, कभी तेल भुगतान में राहत देकर, कभी विदेशी मुद्रा जमा कराकर। भारत में अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या केवल धार्मिक संबंधों की वजह से? देखा जाए तो हाँ, ये भी एक है रीजन, लेकिन पूरी कहानी इससे कहीं बड़ी है। पाकिस्तान केवल एक मुस्लिम देश नहीं है, वह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक है। उसकी सेना प्रभावशाली है, उसके पास परमाणु हथियार है और उसकी रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण है। इसलिए खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान की स्थिरता केवल भावनात्मक विषय नहीं है, यह एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वास्तव में सांस कौन देता है, उसको जिंदा कौन रख रहा है? इस सवाल का जवाब बहुत कम लोग जानते हैं, और जवाब है रेमिटेंस। दुनिया भर में बसे करोड़ों पाकिस्तानी, दुबई में काम करने वाला इंजीनियर, रियाद में काम करने वाला कर्मचारी, ब्रिटेन में रहने वाला परिवार, कनाडा और अमेरिका में बसे पेशेवर, ये सभी हर साल अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और यही पैसा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन का काम करता रहता है। जब विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में होता है, जब निर्यात पर्याप्त नहीं होते, जब कर्ज बढ़ रहा होता है, तब यही रेमिटेंस पाकिस्तान को समय खरीद कर देता है, टाइम खरीद कर देता है। यानी पाकिस्तान की कहानी केवल इस्लामाबाद की नहीं है, ये लंदन, दुबई, रियाद और न्यूयॉर्क की भी कहानी है। लेकिन अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, यानी कि IMF। क्योंकि पाकिस्तान और IMF का रिश्ता किसी सामान्य उधारदाता और उधार लेने वाले का रिश्ता नहीं है। यह लगभग एक लंबे विवाह की तरह है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से परेशान भी हैं और एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चला सकते। पिछले कई दशकों में पाकिस्तान कई बार IMF के पास गया, हर बार शर्तें लगी, हर बार सुधारों की बात हुई, हर बार आलोचना हुई, लेकिन हर बार IMF ने किसी न किसी रूप में पाकिस्तान को समय दे दिया। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी है, IMF केवल पाकिस्तान को पैसा नहीं देता है, वो दुनिया को संकेत देता है कि पाकिस्तान अभी भी वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है। और यही संकेत कई बार निवेशकों और सहयोगी देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है।
लेकिन क्या केवल IMF, चीन और खाड़ी देशों की वजह से पाकिस्तान बचता है? नहीं। कहानी का अंतिम और शायद सबसे संवेदनशील हिस्सा अभी बाकी है, और वो है परमाणु हथियार। यही वो विषय है जो पाकिस्तान को दुनिया के अधिकांश विकासशील देशों से अलग बनाता है। दुनिया में बहुत से गरीब देश हैं, बहुत से मुस्लिम देश, बहुत से कर्ज में डूबे हुए देश, बहुत से राजनीतिक रूप से अस्थिर देश हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम देशों के पास परमाणु हथियार है। और पाकिस्तान की स्थिरता केवल पाकिस्तान का विषय नहीं रह जाती, वो वैश्विक सुरक्षा का विषय बन जाती है। कोई भी बड़ी शक्ति ये नहीं चाहती कि परमाणु हथियार रखने वाला देश पूर्ण अराजकता में चला जाए। पाकिस्तान का महत्व उसकी अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक है। कई बार लोग पाकिस्तान को केवल उसके आर्थिक आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। उसे उसके नक्शे से समझना पड़ता है, उसकी सीमाओं से समझना पड़ता है, उसकी रणनीतिक स्थिति से समझना पड़ता है। और जब भी दुनिया को लगता है कि पाकिस्तान अब खत्म होने वाला है, तब कोई ना कोई वैश्विक शक्ति उसके अस्तित्व में अपना हित खोज लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जीत रहा है। यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार बच जरूर जाता है, लेकिन क्या वो इससे आगे बढ़ रहा है? क्या वो केवल जीवित मात्र है या वास्तव में विकसित भी हो रहा है? यही वो प्रश्न है जो हमें इस कहानी के अंतिम भाग तक ले जाता है। अब तक की कहानी सुनने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, पाकिस्तान कोई साधारण देश नहीं है। अगर केवल अर्थव्यवस्था के आधार पर दुनिया चलती तो शायद पाकिस्तान कई बार गंभीर संकट में फंसकर टूट चुका होता। अगर केवल राजनीतिक स्थिति किसी देश के अस्तित्व का आधार होती तो भी पाकिस्तान का भविष्य कई बार खतरे में पड़ सकता था। लेकिन अगर केवल संस्थागत मजबूती ही सफलता का पैमाना होती तो भी पाकिस्तान को लेकर बहुत कठिन सवाल खड़े होते। लेकिन दुनिया इतनी सरल, इतनी आसान नहीं है। दुनिया में कुछ देश अपनी अर्थव्यवस्था की वजह से महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ अपनी तकनीक की वजह से, कुछ अपनी सैन्य शक्ति की वजह से, और कुछ अपनी लोकेशन की वजह से। पाकिस्तान इसी चौथी श्रेणी में आता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। क्योंकि अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या पाकिस्तान वास्तव में सफल हो रहा है या वह सिर्फ जीवित रहने में सफल हो रहा है, सिर्फ चल रहा, काम चल रहा है? इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। एक छात्र परीक्षा में 95% अंक लाकर सफल होता है, दूसरा छात्र हर साल किसी तरह पास हो जाता है। दोनों असफल नहीं है, लेकिन दोनों की कहानियां एक जैसी नहीं है। और शायद पाकिस्तान की कहानी इसी दूसरे छात्र जैसी है। वो हर बार पास तो हो जाता है, लेकिन क्या वो क्लास में आगे बढ़ रहा है? क्या वो कुछ नया सीख रहा है? यही असली सवाल है। अगर पिछले 30 सालों के एशिया को देखें तो हमें अलग अलग कहानियां दिखाई देती हैं। चीन ने अपनी गरीबी को औद्योगिक शक्ति में बदल दिया। दक्षिण कोरिया ने युद्धग्रस्त समाज से विकसित राष्ट्र तक का सफर तय किया। वियतनाम ने भी खुद को सफल बनाकर दिखाया। भारत ने भी आर्थिक उदारीकरण के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार विस्तार दिया और आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की कहानी अलग रही। वो हर दशक में किसी न किसी संकट से ही जूझता रहा है। कभी विदेशी मुद्रा संकट, कभी राजनीतिक अस्थिरता, कभी सुरक्षा चुनौतियां, कभी आतंकवाद, कभी ऊर्जा संकट, कभी कर्ज। और फिर इन सब के बीच एक ऐसा मॉडल विकसित हुआ जिसमें संकट आता है, दबाव आता है, बाहरी मदद मिलती है, स्थिति संभलती है और फिर कुछ वर्षों के बाद एक नया संकट सामने आ जाता है। पाकिस्तान के बारे में अक्सर एक वाक्य कहा जाता है, पाकिस्तान इज टू इंपॉर्टेंट टू फेल बट टू ट्रबल टू फ्लरिश। यानी पाकिस्तान इतना महत्वपूर्ण है कि उसे पूरी तरह विफल नहीं होने दिया जा सकता, लेकिन उसकी आंतरिक चुनौतियां इतनी गहरी हैं कि वो पूरी क्षमता तक कभी भी पहुंच नहीं सकता। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि इस देश में क्षमता की कमी नहीं है। 24 करोड़ से अधिक लोग हैं, युवा जनसंख्या है, राजनीतिक लोकेशन भी ठीक ठाक है, कृषि संसाधन है, समुद्र से पहुंच है, परमाणु शक्ति भी है, दुनिया भर में लोग रहते हैं। अगर केवल संसाधनों की सूची बनाई जाए तो पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि संसाधन और सफलता हमेशा एक ही बात नहीं होती। कई बार संस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, कई बार नीति अधिक महत्वपूर्ण होती है, कई बार दीर्घकालिक स्थिरता अधिक महत्वपूर्ण होती है। और यही वे क्षेत्र हैं जहां पाकिस्तान लगातार संघर्ष करता रहता है। भारत में अक्सर पाकिस्तान की चर्चा केवल एक प्रतिद्वंदी या सुरक्षा चुनौती के रूप में होती है, लेकिन पाकिस्तान को केवल उसी दृष्टि से देखना कमतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा उदाहरण भी है जो दिखाता है कि भूगोल आपको अवसर दे सकता है, लेकिन विकास की गारंटी नहीं दे सकता। दुनिया आपको बचा सकती है, लेकिन दुनिया आपको समृद्ध नहीं बना सकती। बाहरी सहायता आपको समय दे सकती है,
लेकिन भविष्य आपको स्वयं खुद बनाना पड़ेगा। और शायद यही वो जगह है जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले सालों में दुनिया बदल रही है, अमेरिका की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं, चीन अपनी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, मध्य पूर्व खुद को तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, वैश्विक व्यापार के नए मार्ग बन रहे हैं, तकनीक नई शक्ति बनती जा रही है। ऐसी दुनिया में केवल रणनीतिक लोकेशन हमेशा पर्याप्त नहीं होगा। किसी समय अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान का महत्व बढ़ा, किसी समय शीत युद्ध की वजह से, किसी समय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की वजह से, लेकिन आने वाले दशकों में दुनिया के प्रश्न बदल सकते हैं और तब पाकिस्तान को भी बदलना होगा। आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल IMF की अगली किश्त नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो उस चक्र को तोड़ सकता है जिसमें वो पिछले कई दशकों से फंसा हुआ है? क्या वो संकट और राहत के बीच झूलती अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ सकता है? क्या वो अपनी लोकेशन को स्थायी आर्थिक शक्ति में बदल सकता है? क्या वो अपने युवा लोगों को पर्याप्त अवसर दे सकता है? क्या वो निवेश, उद्योग और नवाचार के केंद्र बन सकता है? या फिर अगला दशक भी उसी कहानी का नया संस्करण होगा? एक नया संकट, एक नई IMF चर्चा, एक नया कर्ज, एक नई राहत और फिर कुछ सालों बाद वही प्रश्न। और उस कहानी का अंत अभी किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात निश्चित है, पाकिस्तान दक्षिण एशिया के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वो चीन की रणनीति से जुड़ा हुआ है, वो मध्य पूर्व के हितों से जुड़ा हुआ है, वो वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण भारत से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं करें, भारत और पाकिस्तान की कहानियां पूरी तरह से अलग नहीं हो सकती। दोनों देशों का इतिहास जुड़ा हुआ है, भूगोल जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल बस इतना नहीं है कि पाकिस्तान बचेगा कि नहीं। असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कभी केवल बचने से आगे बढ़कर जीतना भी सीख पाएगा? पाकिस्तान का भविष्य तो अब चाहे जो भी हो वो समय बताएगा, और ये भी कि दुनिया की राजनीति किस ओर जाएगी। लेकिन आप भी सोचिए और ये बताइए कि आपके हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी लोकेशन, उसकी सेना, उसके परमाणु हथियार, चीन और खाड़ी देशों का समर्थन, या फिर उसकी जनता की वो क्षमता जो हर संकट के बाद भी हार नहीं मानती? कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान को समझने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद ये भी एक शुरुआत है।